गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश साहित्य विषय को चुना है, उसके पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन थर्ड है, यानी कि पूरा सिलेबस 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और हर सेक्शन में से आपको पता है ऐसे टाइप में एक क्वेश्चन करना है। तो थर्ड सेक्शन है वो है हमारा लिटरेरी टर्म्स और हिस्टोरिकल टर्म्स का है। तो उसी में से आज जिस हिस्टोरिकल टर्म को हमने लिया है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, उसका टाइटल है रेनेसां। ये ध्यान रहे कि ये जो सिलेबस है ये 2022-23 से ही शुरू हुआ है, यानी यूनिट सी में जो फर्स्ट पेपर होगा लिटरेचर का, उसमें 3-4 टॉपिक तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे रेनेसां है, रेस्टोरेशन है, और एक दो जो वीडियो बनाऊंगा और सिलेबस में देख सकते हैं आप, वो है। कुछ लिटरेचर में सोनेट है, सिमिली है, मेटाफर है, वो है। तो इन सभी लिटरेरी टर्म्स में से पूरे एक क्वेश्चन आपको करना होगा, जो कि 20 नंबर का आएगा शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसी के सिलसिले में ये 3-4 वीडियो जो आपको बनाकर दूंगा मैं, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो लिटरेचर आपने लिया है तो इन टर्म्स का ज्ञान होना ही चाहिए। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक जो आज है वो है रेनेसां। रेनेसां एक ऐसा शब्द है जिसका मैं समझता हूँ कि हर बच्चे ने सुना होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं। जैसे हम हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु था, हमारे यहाँ सभ्यता सबसे पहले आई, हमारे ये था वो था, उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो आज उसके बिल्कुल पास भी नहीं पहुंच पाई है, इस प्रकार की बातें करते। इसी प्रकार यूरोप के अंदर 2 सभ्यताएं थी। सबसे पहले थे ग्रीक, जिसने एशिया पर भी काफी प्रभाव छोड़ा, और दूसरी थी रोमन, जिसको लैटिन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इनने अपने जमाने में काफी तरक्की की, या कह लीजिए शिखर को छुआ। जैसे पहला सेंटेंस अगर मैं ये करूं तो रेनेसां हम बाद में बताएंगे, पहले तो बैकग्राउंड है ये कि द एंशिएंट वन, प्राचीन ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं थी, वर रिमार्केबली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम, यानी उस जमाने में वो बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। यानी जो लोग आज हम सोच उस टाइम में, यानी 2000 साल पहले के आसपास उन्होंने वो चीज सोच ली थी। दूसरे शब्दों में कहूं कि सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर ने और सभ्यता ने प्रभाव छोड़ा मानव स्वभाव पर, मानव कल्चर पर, फिर रोम ने छोड़ा, लेकिन दोनों में कह लीजिए बहुत ही एडवांस्ड कल्चर थी। बोथ सिविलाइजेशन मेड ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी योगदान, कंट्रीब्यूट किया मानव की उन्नति में, कि मानव को बड़ा होकर समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस प्रकार की बातें बहुत मतलब नोट करने लायक है, यानी बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला, नोटेबली खास करके इन द एरियाज ऑफ साइंस के क्षेत्र में। गवर्नमेंट की सरकारें कैसी हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, फ्यूडलिज्म हो, जो भी हो, फिलोसफी और आर्किटेक्चर, तो मकान कैसे आपने देखा हो, ग्रीक के रोम की बिल्डिंग बड़ी शानदार होती है। तो उन्होंने काफी प्रभाव छोड़ा दोनों कल्चर में प्राचीन काल में। सम स्कॉलर परसीव माने समझते हैं, मानते हैं, यूरोप एज हैविंग बीन प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, प्लंज होगा छलांग लगाना, अंधेरे में डूब गया।
कौन डूब गया? पूरा यूरोप। When the Roman Empire fell in around 500 AD, 500 ईस्वी में रोम का जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि तुर्की की जो राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पर 1453 में महमूद सेकंड ने आक्रमण किया। उसको एक दीवार से घेरा हुआ था। वो दीवार के बारे में कहते हैं 40 फीट ऊंची थी, 6 फीट चौड़ी, और उसकी जो नींव फाउंडेशन वो कभी भी किसी ने हराई नहीं थी, लेकिन उसने हराया। और हराने से क्या, जो क्रिश्चियनिटी का जो इम्पैक्ट था, रोम का जो प्रभाव था, वो खत्म होगा। और उसने अपने आप को रोम का सीजर यानी रोम का राजा घोषित कर दिया था। और उसने काफी मानवतावादी चेंज भी लाया, समाज, लोगों को मारा नहीं, उनको समझाया, वो सारी चीजें की उसने। यानी कि रोम का साम्राज्य पतन होते ही 500 एडी में, उसके बाद जो कल्चर थी, जो लोगों की सोच थी, वो बदल गई। कोई नैरो माइंडेड हो गया, कोई बहुत ही इस प्रकार की सोच हो गई जिसको वेल कल्चर्ड नहीं कहते, नहीं कह सकते। और इस समय से यानी 500 एडी से, इसका मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम था, तो लगभग का मतलब होता है 500 एडी से 1000 साल तक लगभग डार्क एजेस पीरियड का था। मतलब उसमें कोई तरक्की, कोई प्रभावशाली कल्चर में इसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि पतन वाला, रूढ़िवादिता वाला, विश्वास वाली ज्यादा चीजें रही। उसको डार्क एज या मिडिल एजेस कहा जाता है। थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर बताता हूँ आपको। द डार्क एजेस इज ए टर्म, एक शब्द है, often used synonymously, पर्यायवाची विद द मिडिल एज। मिडिल एज को डार्क एज भी कहा जाता है, उसका पर्यायवाची माना जाता है। It refers to the period of time between the fall of Roman Empire, मतलब 500 एडी में रोम का साम्राज्य पतन हो गया था, and the beginning of the Italian Renaissance and the age of discovery। और धीरे धीरे ये 14th और 15th सेंचुरी मानते हैं। 14th सेंचुरी को थोड़ा सा हम मानते हैं कि उस वक्त इटली में, खास करके इटली के अंदर एक पुनर्जागरण का टाइम आया। पुरानी कल्चर और उसको पढ़ना लोगों ने शुरू किया, उसको एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं। तो ये 1000 साल का पीरियड मिडिल एज कहलाता है। आपको एक बता, तो ये 14th सेंचुरी में जरूर हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं पहले कोई चेंज नहीं आया, किसी ने सोचा नहीं। अच्छा हाँ, लोगों ने सोचा, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। प्रभावशाली, जिसको नोटेबल कह सकते हो, जिसको सिग्निफिकेंट, जिसमें परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा, वो 14th सेंचुरी में इटली में शुरू हुआ, यूरोप के। तो many textbook list the dark ages as extended from 500 to 1500 AD। तो लगभग मान कर 1000 साल का पीरियड 500 से 1500 तक। Although it should be noted these are approximations, ये केवल अनुमान है, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये मिडिल एज है। तो कई बार हम देखते हैं आज के युग में भी, जिसको मॉडर्न यूज करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हम आइलैंड में जाए कहीं, आदिवासी लोग, वो आज भी वैसा ही जी रहे हैं जैसे कि सदियों साल पहले जीते थे, उनमें अभी परिवर्तन नहीं आया। The term Dark Ages was coined by an Italian scholar Petrarch। पेट्रार्क आपने नाम अच्छे सुना है कि पेट्रार्क ने सोनेट, जो सोनेट बताई थी आपको, बहुत बड़ा इटली का कवि हुआ है। 1304 में जन्म हुआ और 1374 में डेथ। तो ये इसने वर्ड यूज किया था, डार्क एजेस। Petrarch used this label to describe what he perceived as a lack of quality in Latin literature of his day। लेटिन में रोम की जो लिटरेचर था उसमें एक कमी थी। उसने फिर ये कहा, ये तो डार्क एजेस है, मतलब अभी इसमें रोशनी, तरक्की की पड़ी ही नहीं है। उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, डार्क एजेस का। अदर्स थिंकर्स केम, दूसरे विचारक भी आए along and expanded this designation to include not only literature but also culture in general। दूसरे जो थिंकर आए, उन्होंने कहा कि लिटरेचर का ही बुरा हाल नहीं है, कल्चर का भी है, तो उसमें कल्चर को भी शामिल कर लिया डार्क एजेस में। द टर्म thus evolved, विकसित एज ए डेजिग्नेशन फॉर द सपोज्ड लैक ऑफ कल्चर कह सकते हो, एडवांसमेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडाइवल
पीरियड। और मिडाइवल पीरियड में क्या एडवांसमेंट हुई यूरोप के अंदर, उसको रिफर करता है ये हमारा रेनेसां। तो देखिए ये थी बैकग्राउंड, यानी कि प्राचीन काल में बहुत ज्यादा एडवांस थी, कल्चर लिटरेचर सब चीजें एडवांस थी। फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि जिसमें हम बहुत पतित हो गए, जिसमें कोई नाम ही नहीं लेता था। उसके बाद फिर 1000 साल बाद दोबारा लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें विचार शुरू किया। उस टाइम को हम रेनेसां बोलते हैं। देखिए नंबर अब कह सकते, अब यहाँ से हम रियल जो टॉपिक है वो शुरू होता है। वो बैकग्राउंड भी जरूरी है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको काफी लिखना भी चाहिए। द वर्ड रेनेसां, जो शब्द है रेनेसां, मीन्स रिवाइवल, मतलब कोई चीज पुनरुत्थान होना, उसका रीबर्थ, पुनर्जन्म होना, रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण होना। यानी कि पहले था लेकिन भूल गए थे, फिर उस चीज को याद किया गया, उस सेंस में इसको रेनेसां कहा। क्योंकि वास्तव में रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीअवेकनिंग, रिवाइवल, रीबर्थ। अब कब से बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ तो एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू डेट और डिफाइन द रेनेसां, मतलब बड़ा इस तारीख से शुरू हुआ, ये क्या इसकी परिभाषा कहना बड़ा मुश्किल है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे तौर पर अगर हम कहें, द रेनेसां इंप्लाइज दैट रीअवेकनिंग ऑफ लर्निंग, मतलब पुनर्जागरण, उसका अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज को संकेत करता है, which came to Europe in the 14th and 15th century। यूरोप के अंदर 14th और 15th सेंचुरी में लोगों में पुनर्जागरण हुआ अपनी प्राचीन संस्कृति, खासकर रोम और लैटिन ग्रीक की कल्चर को लेकर, साहित्य को लेकर। उस चीज को हम रेनेसां बोलते हैं। द रेनेसां वाज नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ए यूरोपियन फिनोमेना। मतलब कोई यूरोप इंग्लैंड में हुआ ऐसा नहीं है, ये पूरा यूरोप में हुई ये चीज। एंड बेसिकली कंसीडर, अगर आमतौर विचार करें, इट सिग्नलाइज ए कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्न वर्ल्ड। ये ट्रांजिशन, चेंज, बदलाव, कि जो मिडिल एज में तो सोच थी, अंधविश्वास या उनसे एकदम मानव के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, जिसको हम आज का युग कहते हैं मिडिल एजेस। मध्यकालीन युग में क्या था कि जो चर्च थी, यानी रिलीजियस अथॉरिटी बहुत पावरफुल थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी बहुत पावरफुल थी, मानव की कोई वैल्यू नहीं थी, जो भी धर्म कर देता उसी को मानना पड़ता था। ये मतलब सोच ही नहीं सकता था कोई उसके खिलाफ जाने का। लेकिन अब पता चला कि कितना हम अंधविश्वास में रह रहे थे लोगों को 14th सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस time man tried to free himself from the shackles of rigid institution of middle ages। इस पीरियड के दौरान, shackles मतलब बेड़ियां, कठोर जो मध्यकालीन युग की बेड़ियां थी, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सिस्टम के नाम पर, उससे आदमी ने अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश की। फ्यूडलिज्म एंड द चर्च, फ्यूडलिज्म जमींदार प्रथा और चर्च यानी रिलीजन से छुड़ाने की कोशिश की। The dawn of the Renaissance, प्रभात सुबह of Renaissance came first to Italy। शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से, and a little later to France, और उसके बाद फ्रांस में। To England it came much later, लेकिन इंग्लैंड तक रेनेसां का प्रभाव बहुत लेट पहुंचा। Roughly about the beginning of the 16th century, 16वीं सदी में 200 साल लगे इटली तक पहुंचने से। जो चीज चली वो इंग्लैंड तक पहुंचने। The salient feature of the Renaissance include the following। जो मुख्य विशेषताएं है रेनेसां की, क्या होता है रेनेसां में, वो निम्नलिखित इस प्रकार है। तो पहला देखिए, फर्स्ट, द रेनेसां मेंट द डेथ ऑफ मिडाइवल स्कोलास्टिसिज्म। मतलब मध्यकालीन जो विद्वता की जो सोच थी कि धर्म में ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका डेथ मतलब उस पर विश्वास या उसमें एक तरफ रखना, which had for long been keeping human thought in bondage। क्योंकि उस चीज ने तो मानव के स्वभाव को, मानव की सोच को एक कैदी बनाकर, इतने दिनों से गुलाम बनाकर रखा हुआ था। मिडाइवल स्कॉलर्स वर एंटेंगल्ड, तो मिडाइवल स्कॉलर्स जो विद्वान लोग थे उस युग के, उलझे रहते थे किसमें? इन मीनिंगलेस कंट्रोवर्सीज, अर्थहीन विवाद बातों में अपना समय बिताते थे।
दे नेवर थॉट ऑफ इनोवेटिव वेज, नए आविष्कार, नई नई चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। They simply tried to apply Aristotelian philosophy to the doctrine of Christianity. तो एरिस्टोटल ने जो फिलोसफी दी थी उसको वो लागू करते थे क्रिश्चियन सिद्धांतों पर। ये रहता था। दूसरे शब्दों में काफी परिवर्तन देखने को लोगों में मिला, लोगों की सोच में मिला। धर्म पर अविश्वास शुरू हो गया, लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर जाने शुरू, एकदम साइंटिफिक बन गए ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब उसकी ओर उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। जैसे मैं अपने हिंदुस्तान से एग्जांपल दूं कि किसी जमाने में ये लोग कहते थे किसी ने किसी के पैसे लिए और वो नहीं दिए तो कहते चल तू मंदिर में चढ़ जा, और कहते मैंने पैसे नहीं लिए मैं मान लूंगा, तो लोग मंदिर में नहीं चढ़ते थे। आज के युग में कोई पैसे लिए भी हो तो मंदिर से चढ़ने से पीछा छूटता हो तो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। साइंटिफिक सोच हो गई, इन रिलीजियस जो विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा अगर करेंगे तो भगवान नाराज है, उन चीजों में धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। सेकेंडली, दूसरा, इट सिग्नलाइज्ड ए रिवोल्ट, कोई उसी चीज से बड़े एक प्रकार का सिग्नल था, संकेत था रिवोल्ट का, विद्रोह का अगेंस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ पोप। तो पहले तो पोप जो क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा जो धर्माधिकारी है वो है पोप, जिसका कि वेटिकन सिटी में वो है निवास, वो जो बात कह देता था वो फाइनल मानी जाती थी, तो उसके खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह शुरू हो गया। लोगों का उस पर जो अथॉरिटी पर विश्वास था वो खत्म होने लगा। दिस डेफिएंस, डेफिएंस माने ओपन चैलेंज, इसका विद्रोह ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद व्हाट ऑफ इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी। ये दोनों चीजें साथ साथ चलने लगे, लोगों की इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी धीरे धीरे आगे तरक्की करने लगी। Thirdly, देखिए थर्ड, it implied a greater perception of polish and beauty in the Greek and Latin scholar. Polish and beauty का मतलब उनकी सोच में, चाहे वो ग्रीक का स्कॉलर हो चाहे लेटिन यानी रोम का स्कॉलर हो, उनकी जो सोच थी, उनका परसेप्शन था, उनकी अवधारणा थी, उसमें काफी सुंदरता आ गई। The admiration for the classical past influenced the mode of writing. प्राचीन काल में इतना बढ़िया लिखते थे, वो हमारे महान कवि थे, हम भी उनकी तरह लिखे, तो उनकी राइटिंग में जो उस जमाने में रेनेसां पीरियड लिखा गया, उनकी राइटिंग में इस चीज का प्रभाव देखने को हमें मिला। लिटरेरी आउटपुट वाज एनरिच्ड, बहुत ज्यादा लोग लिखने लगे तो वो लिटरेरी जो हमारा प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। And polished by what the writers had learned from the Greek and Latin authors. उस टाइम में कितनी चौपाइयां, जैसे हम रामायण की बात करें कि इसमें इतनी चौपाइयां, इसमें एक चौपाई में 33 मात्राएं हैं, 25,000 चौपाई है तो 25 हर एक चौपाई में इतनी मात्राएं हैं, इतना वो है। तो उसी प्रकार उनकी प्रभावशाली राइटिंग देखने को हमें मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें ग्रीक और लेटिन ऑथर जो प्राचीन काल के थे उनसे सीखा। It also produced the imitation of the classical style, और वो उसकी इमिटेशन नकल भी करने लगे क्लासिकल स्टाइल की। लास्टली, और हम ये कहेंगे, रेनेसां मार्क्ड ए चेंज फ्रॉम द थियोसेंट्रिक टू होमोसेंट्रिक कॉन्सेप्शन ऑफ द यूनिवर्स। सिद्धांतों की बजाय मानव पर केंद्रित यूनिवर्स पर ज्यादा कंसंट्रेशन करने लगे लोग। ह्यूमन लाइफ, मानव स्वभाव, मानव जीवन, मानव परस्यूट, उसके टारगेट्स, एंड इवन बॉडी केम टू बी ग्लोरिफाइड, और मानव के शरीर की भी अच्छी ग्लोरिफिकेशन होने लगी। G.H. Meyer और जब उसने लिखा, ह्यूमन लाइफ which the medieval church had taught the people to regard but as a threshold and stepping stone to eternity, कि पहले तो हमें ये सिखाया जाता था कि हमारा जो जीवन है इसमें हम अच्छे कर्म करें, हमें भगवान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो वहां से शुरू हुई। जो मिडाइवल चर्च थी वो भी ये सिखाती थी, taught people to regard but a threshold and stepping stone to eternity। ये तो थ्रेशोल्ड है यानी दहलीज है, कदम रखने वाला पहला पत्थर है इटर्निटी प्राप्त करने के लिए। Acquired suddenly a new momentousness and value, इसी चीज को, इस सोच को बहुत बड़ा मोमेंटम मिल गया, बड़ी वैल्यूएबल चीज हो गई, यानी इस चीज को अब कोई मजाक में नहीं लेता, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंस कितनी छिपी हुई है, हर चीज को, हर व्यक्ति को इस चीज का रियलाइजेशन होने लगा।
द अदर वर्डलीनेस गिव, पहले तो ये तो इस जन्म में अच्छे कर ले, अगले जन्म में हमें अच्छा मिलेगा या ऊपर अच्छा मिलेगा। जो अदर वर्डलीनेस की जो सोच थी, गेव प्लेस टू दिस वर्डलीनेस, मतलब भाड़ में जाओ, बाद में मरने के बाद क्या होगा, हमें जो कुछ भी आनंद लेना है वो इसी वर्ल्ड में लेंगे। ये सोच में परिवर्तन आया। एम्फेसिस वाज लेड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि मानव का जो वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं रेनेसां मेड ए डीप इम्पैक्ट ऑन पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट एंड प्रोज राइटर, मतलब चाहे हर क्षेत्र में, चाहे कवि हो, चाहे नाटककार हो, चाहे प्रोज गद्य लिखने वाला, हर पर व्यक्ति पर रेनेसां ने एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव छोड़ा। अब जैसे पोएट्स लाइक सर थॉमस वाट एंड अर्ल ऑफ सरे, प्रोज राइटर्स लाइक इरेस्मस, सर थॉमस मोर, लिली, सिडनी, एंड द वर्क ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, विलियम शेक्सपियर, थॉमस क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन were greatly influenced by the Renaissance. ये सभी महान लेखक रेनेसां जो सोच चल रही थी, आंदोलन सा चल रहा था, युग परिवर्तन हो रहा था, से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और इनकी राइटिंग में हम देखते हैं, जैसे आपके सिलेबस में क्रिस्टोफर मार्लो की जो पोएम है वाज इज द फेस दैट लॉस्ट, वो आप देखो उसमें मानुस के शरीर को कितना इंपॉर्टेंस दिया है कि वो अपनी आत्मा तक को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सोच परिवर्तन, जबकि मिडिल एज में ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। Thus it can be said that the main feature of Renaissance in England, तो इंग्लैंड में रेनेसां उसका मुख्य विशेषता ये थी, इंक्लूड द राइज ऑफ साइंटिफिक टेंपर, लोगों की सोच कैसी होगी, टेंपर स्वभाव साइंटिफिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ह्यूमनिज्म, मानवता को ज्यादा सोचने लगे, रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और आदमी जब अपने ज्यादा सोचता है अपने शरीर के बारे में, अपने आनंद के बारे में, तो रेस्टलेस हो जाता है, वो हम देख सकते हैं। मोरल अर्नेस्टनेस, नैतिकता कितनी सीरियस होना चाहिए, वो लव, ब्यूटी एंड द एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, कि व्यक्तिगत आनंद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। पहले तो हम व्यक्ति की इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। ये सब परिवर्तन देखने को मिला, और जब ये परिवर्तन हो रहा था, लोगों की परिवर्तन सोच बदल रही थी, उसी चीज को, उसको हम बोलते हैं रेनेसां। एक बात पुनः बता दूं कि रेनेसां कोई ऐसी चीज नहीं उसी आ गया तो सब जगह फैल जाएगा। धीरे धीरे कहीं 10 साल में प्रभाव पड़ा किसी क्षेत्र में, किसी में 100 साल में पड़ा, किसी में 150 साल में पड़ा, और इस प्रकार परिवर्तन होते होते रेनेसां एक बहुत ही प्रभावशाली इम्पैक्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ, और इसलिए इसको पीरियड का नाम ही हम रेनेसां कहते हैं। धन्यवाद।